जब मुल्क इंतशार का शिकार हो तो सच का कत्ल करना आसान हो जाता है, अब हम फैलाना आसान हो जाता है। यही 5th जनरेशन वॉरफेयर के हथियार हैं और यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अफवासाज फैक्ट्रियां बना दी गई हैं जो धड़ाधड़ झूठ गढ़ रही हैं, झूठ फैला रही हैं। अवाम को परेशान किया जा रहा है, इन्हें हैजान का शिकार किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, मायूस किया जा रहा है। अवाम तो एक तरफ, किसी किसी केस में लीडर भी इन अफवासाज फैक्ट्रियों का शिकार हो गए हैं, बल्कि अनजाने में या जानबूझकर इन्हीं का काम आगे बढ़ने लग पड़ा है। प्रोपेगेंडे का हिस्सादार बन चुके हैं। खुद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इतवार और पीर की दरमियानी शब 1:15 बजे ट्वीट की। इस ट्वीट में बिजली जली हुई गाड़ियों के मनाजर दिखाए गए। साथ लिखा था, कराची से हमारे रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहजाद अवान पर पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके ट्रक जलाकर तबाह कर दिए गए। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और पार्टी के हामी अकाउंट से भी यही तस्वीर और वीडियो शेयर की गई। इन मनाजिर को 5 लाख से ज्यादा अफराद ने देखा, हजारों ने लाइक किया या रीट्वीट किया, लेकिन यह सब प्रोपेगेंडा था, झूठ था। असल में तो ये मनाजिर 2010 के थे और तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शहजाद अवान के ट्रक नहीं बल्कि नेटो को सामान सप्लाई करने वाले टैंकर जलाए गए थे। जब इन जाली तस्वीर का भांडा फूटा तो इमरान खान ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। यानी 5 लाख लोगों को गुमराह करने के बाद चुपके से ट्वीट डिलीट कर दिया गया, ना कोई वजाहत दी गई, ना माफी मांगी गई। झूठ का सहारा तक लेंगे, अपनी ट्वीट्स आप कब तक डिलीट करते रहेंगे? पंजाबी में जब दोबारा कहता हूं, अपना थूका आप कब तक चाटते रहेंगे? फुट इन माउथ सिचुएशन आप कब तक करते रहेंगे? इसी तरह तहरीक इंसाफ के हामी मीडिया पर्सन साबिर शाकिर के अकाउंट से मिलता जुलता एक अकाउंट बनाया गया। साबिर शाकिर का ट्विटर हैंडल है ARY साबिर शाकिर। दूसरे अकाउंट में साबिर के स्पेलिंग मुख्तलिफ रखे गए। तस्वीरें भी साबिर शाकिर की ही लगाई गई और डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये साबिर शाकिर का फैन पेज है। इस अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट की गई जिसमें खातून की कमर पर तशद्दुद के निशानात और लिखा गया कि सियासी गिरफ्तारियां और मुकदमात होते देखे थे, लेकिन माओ बहनों के साथ ये बेशर्मी इंसानियत और सियासत के मुंह पर तमाचा है। लेकिन अकाउंट की तरह तस्वीर के साथ दर्ज मालूमात भी गुमराह कुन है। तशद्दुद का यह वाकया मार्च 2021 में पेश आया था। तशद्दुद पुलिस की जानिब से नहीं बल्कि मंसूर खान नामी एक बदमाश की जानिब से किया गया था। चौधरी शहजाद गिल नामी एक ट्विटर सारिफ के 98,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट से एक खातून की तस्वीर ट्वीट की गई जिन्हें सफेद चादर ओढ़ाई गई है और जाहिर किया गया जैसे ये खातून वफात पा चुकी हैं। तस्वीर पर लिखा था, पीटीआई वर्कर आमना बदर जिन्हें रावलपिंडी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शहजाद गिल ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, जिस कौम की गैरत मर जाए उसकी बेटियां ऐसे ही बेइज्जत होती हैं। इस पर पलवशा अब्बासी नामी सारिफ ने लिखा कि तस्वीर में मौजूद खातून तो उनकी कुलीग है और बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो इससे होने वाली बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकती हैं। कोर कमांडर हाउस लाहौर से मोर चुराने वाला जो लड़का पकड़ा गया, इसके बारे में भी झूठी खबर फैला दी गई कि इसे मार दिया गया। पीटीआई के हामी फैशन डिजाइनर खदीजा शाह के हवाले से यही झूठ फैलाया गया कि इन्हें जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये ट्वीट वेरीफाइड अकाउंट से की गई। ट्वीट करने वाले खालिद शहजाद नामी सारिफ का अपनी बायो में दावा है कि वो साबिक फौजी है, साइबर सिक्योरिटी और आरटी ऑफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर है। साथ ही ये लिखा कि इमरान खान मेरी इंस्पिरेशन है, जबकि इस हवाले से पंजाब पुलिस की वजाहत सामने आ चुकी है कि खवातीन से बदसलूकी की किसी भी खबर में कोई हकीकत नहीं है। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि किसी एक औरत के साथ, किसी एक खातून के साथ अगर यहाँ पे ज्यादती की गई होगी तो हम उसके जवाब देंगे। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके ख्याल से वो बिल्कुल झूठ है और अंदर से ऐसी देखिए, अब ख्याल की बात नहीं है। अब मैं अंदर से फिजिकली यहाँ से हम लोग होके आ रहे हैं, सो अब ख्याल की बात नहीं है। दिस इज फॉर द फैक्ट एंड ऑन द रिकॉर्ड। सीनियर सहाफी अदील राजा ने राना सनाउल्लाह के बयान का हवाला देते हुए एक वीडियो ट्वीट की जिसमें पुलिस एहलकार खवातीन को नाजेबा सलूक की धमकियां दे रहा था। इस पर पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ आ चुका है कि यह वाक़या 1 माह पुराना है और मुतल्लिका कांस्टेबल को मुअत्तल करके इसके खिलाफ मुमकिना कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है जिसमें खातून पुलिस अफसर से कह रही है कि आपके कमरे में मेरे साथ ज्यादती हुई। इस पर भी पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है कि यह 2021 का वाक़या है। खातून अपने शौहर से झगड़े के बाद मुकदमा दर्ज कराने आई थी। पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देने वाले अमूमन यही कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई, इंसाफ दिया जाए। इसका मतलब जिनसी ज्यादती नहीं होता। निगरान वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की भी जाली गुफ्तगू वायरल की गई जिसमें कहा जा रहा था कि लाहौर में कुछ लाशें गिराकर तहरीक इंसाफ के लोगों को ही जिम्मेदार करार दिया जाए।
इस पर पंजाब पुलिस की वजाहत सामने आई कि जाली ऑडियोज का फोरेंसिक करवा लिया गया है और वायरल करने वालों के खिलाफ केस FIR के इंदराज के लिए FIA को भेज दिया गया। पंजाब पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे थे और जमान पार्क में मौजूद अफराद की मज़ाहमत के बाद पसपाई इख्तियार की थी। उस वक्त PTI के हामी मीडिया पर्सन इमरान रियाज ने IG पंजाब की तकरीर का एक हिस्सा ट्वीट किया। IG पंजाब ने बॉर्डर चेक पोस्ट पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों से कहा था, अगर दहशतगर्द हमला करें तो इसको सिर्फ पसपा ही नहीं करना बल्कि दहशतगर्दों को नुकसान भी पहुंचाना है। लेकिन इमरान रियाज ने तकरीर का सिर्फ एक हिस्सा ट्वीट करके तासुर देने की कोशिश की कि IG पंजाब ने यह बात तहरीक इंसाफ के कारकुनों के बारे में की थी कि वो जिंदा नहीं जाए। लिहाजा अगर आप ये वादा कर सकते हैं, अगर आगे हमला आया ना सिर्फ उसको पसपा करना है बल्कि बजाय इसके कि वो आपको खुदा ना खासा नुकसान पहुंचाएं, हम दुश्मन को पूरा नुकसान पहुंचाएं। इसी तरह इमरान रियाज की हालिया गुमशुदगी के बाद ये बातें फैलाई गई कि इन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंच चुका है, इनकी सेहत खराब होने की बातें भी की गई। ताहम इनके केस की पैरवी करने वाले वकील वाजे कर चुके हैं कि वो खैरियत से हैं। जब पाकिस्तान के लीडर प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं और खुद प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं तो उसका नुकसान पाकिस्तान और अवाम को होता है, जबकि फायदा दुश्मन उठाता है। भारत के एक यूट्यूबर मेजर गौरव आर्या हैं। उन्होंने जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से एक वीलॉग किया और कहा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी अपने 4 स्टार जनरल्स के घर दिखा सकते हैं, लेकिन यही मेजर गौरव आर्या अपने यूट्यूब चैनल पर वो मजालिम क्यों नहीं दिखाते जो भारत में मुसलमानों पर ढाए जाते। आज ही भारत के सीनियर मुसलमान अदाकार नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू भी शाया हुआ। वो भी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन चुका है। मेजर गौरव आर्या ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाते? नाज़रीन, ये सब एक 5th जनरेशन वॉरफेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हर कोई अपने मर्जी का सच दिखाना चाहता है। मैंने आपको इस आदमी का सच भी बताया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, वो भी अपनी मर्जी का सच दिखा रहा था। अगर हिम्मत है तो श्रीनगर में खड़ा होकर यही वीलॉग करे और बताए कि वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अगर हिम्मत है तो कल होने वाले तेलंगाना के वाक़े पर वीलॉग करे और बताए कि एक मुसलमान खानदान को सैकड़ों हिंदुओं ने माल के किस तरह से मारा पीटा और इलाके से भगा दिया। अगर हिम्मत है तो यह बताए कि नए पार्लियामेंट यानी नए राज्यसभा की इनॉग्रेशन, उसके इफ्तिताह में मोदी ने सिर्फ हिंदू पंडितों को क्यों बुलाया, वहां पे दीगर मज़ाहिब की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी। दिया नाज़रीन, किस तरह से झूठ अपनी मर्जी का सच बता के और एक ऐसा झूठ फैलाया जाता है। यह किसी भी किस्म के नशे से, यह किसी भी किस्म के मंशियात से ज़्यादा ख़तरनाक है नाज़रीन, क्योंकि जब सफ़ेद झूठ बोला जाता है तो थोड़ा सा सच और उसमें बहुत सा झूठ मिला के पेश कर दिया जाता है जो कि आटे में नमक के बराबर होता है सच, तो फिर वो झूठ इतना सच्चा लगने लग जाता है, लोग उसी पर यकीन कर लेते। और अगर कभी सच सामने आ जाए, अगर कभी सच अपना चेहरा दिखा दे तो लोग उस सच पे यकीन नहीं करते। उनको उस झूठ में रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में चले जाते हैं। उनको सच का सामना ही नहीं करना होता है। सोशल मीडिया इस वक्त झूठ के इस जहर से भरा पड़ा है। ये वो जहर है नाज़रीन जो नस्लें तबाह कर देता है, कौमों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। ये वो जहर है नाज़रीन जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नौजवान नस्लों में, हमारे उन जहनों में सरायत कर रहा है जो अभी कच्चे हैं, जो अभी पुख्ता नहीं हुए हैं। ये बच्चे आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को वरगलाया गया, जिन बच्चों ने लठ उठाया और सड़क पर निकल पड़े थे और आज वो जेलों में हैं, उनके माँ बाप धक्के खा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पे हमला किया, ये सब उसी झूठ का शिकार थे, ये सब उसी प्रोपेगेंडे का शिकार थे, ये उसी जहर का शिकार हुए कि जो उनमें सरायत कर गया और अब उनकी जिंदगी बर्बाद होने के दहाने पे खड़े। इस जहर का तरियाक क्या होगा हम ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-निगार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, इस सब का तोड़ सर झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ हर तरफ फैल चुका है, ऐसे में कैसे सच को तलाश किया जाए, सच का सामना कैसे किया जाए? देखिए अली, मसला जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का है वो है ही यही मसला। हम पता नहीं इसे एक सोशल एक्सप्रेशन कहें, सोशल मीडिया कहें, क्योंकि जब मीडिया की जो बेसिक लॉजिक है वो यही है कि आप जब कोई ख़बर दें तो उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी जांच की जाती है, उसके बाद वो चलाई जाती है।
अब जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, ये एक ओपन एक्सप्रेशन है। एक हर शख्स जो है, चाहे जिसके हाथ में मोबाइल है, वो कोई ना कोई अपना कमेंट कर सकता है, अपने तासुरात दे सकता है। उसमें हमें बाज़ औक़ात बहुत अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन हम उसे मीडिया की कैटेगरी में जब लाते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने खुला अगर साइड से ये चीज़, तो ये चीज़ है भी या गलत है। हम बस चूँकि एक रेस लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है एक दूसरे पे सबकत ले जाने की, लिहाजा हम इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब इमरान खान जो कह रहे हैं वो सही है गलत है, इमरान खान साहब के पास ख़ुद कोई पैमाना नहीं है, वो किस बुनियाद पर ये बातें कर रहे हैं। वो बहुत सी बातें करते हैं इमरान खान, बहुत सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन को। अब ये इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक कोई विक्टिम सामने ना आए, और जाहिर है इस ऐसे केसेस में विक्टिम सामने आना आसान नहीं होता, लेकिन फिर उसमें जो लीडर्स हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि जब आप ये बात कह रहे हैं तो बहुत सी ख़वातीन जो गिरफ़्तार हैं जो है उनके बारे में लोगों के जहन में तरह तरह के सवालात आ जाएंगे। इसलिए ख़ुद इमरान खान को भी एहतियात करनी चाहिए थी इस तरह की बातों में। दूसरी ये कि हुकूमत को बजाय इसके कि उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर साहब ने, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ने दो अफसरान को भेज के उन्होंने उनसे बात कर ली, तो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई क्या? उसका तरीक़ा यही था कि एक प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी होती, उस जुडिशल इंक्वायरी के जो पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड किया जाता उसमें, क्योंकि आपने जाके, जाहिर है आपने जाके ख़वातीन से बात कर ली, ख़वातीन ने आपको पता नहीं उन्होंने आपसे क्या बयानात दिए, उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि वो बहरहाल एक कस्टडी में है, और कस्टडी में अगर रह के कोई ये इल्ज़ाम लगाएगा इस तरीके से बरमला, तो उसके साथ फिर क्या होगा? तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बिल्कुल जेल में जो है मुकम्मल तौर पे अगर वो हैं जिस तरह वो अफसरान गए थे। इसकी तहकीकात का तरीक़ा दो हो सकते हैं। इसकी तहकीकात का तरीक़ा ये कि या तो जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाइप की बॉडीज़ हैं, वो खुद तहकीक करें और उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करें, और या एक जुडिशल कमीशन बना दें, जुडिशल इंक्वायरी कर दें, जो चूँकि दाहिर है ये सेंसिटिव चीज़ है। लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है मतलब साहब, माइंड मेकिंग इतनी जल्दी हो जाती है आवाम की। मैं एग्जांपल देता हूँ, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया सर, उसमें कुछ जली हुई गाड़ियाँ थी और वो उन्होंने दिखा दी जनाब के इनके पार्टी के कोई लीडर हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया, उनकी गाड़ियाँ जला दी। हालांकि वो गाड़ियाँ जलने की जो इमेज है वो 1-2 साल पुरानी इमेज है और वो कोई और वाक़या है उसकी इमेज है वो। अब एक लीडर ट्वीट कर रहा है, नीचे लाखों लोग उसको देख रहे हैं, उसको रीट्वीट कर रहे हैं, अवाम में तो वो टॉक्सिक मवाद फैल गया सर, वो नफरत फैल गई। ये तो खतरनाक है सर, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल ख़तरनाक है, और ख़ुद इमरान खान साहब को इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा जो है वो बाज़ औक़ात बहुत डैमेजिंग भी होता है और बहुत काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। जो चीज़ें जिस तरीके से वो कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी पॉपुलर लीडर जब इस तरह की कोई बात करेगा तो लोग उसको दुरुस्त समझ लेंगे, क्योंकि और उसके मुताबिक वो बात आगे बढ़ाएंगे। ज़ाहिर है आपने किसी के लाख फॉलोअर्स हैं, उसने एक ट्वीट कर दी, जो लोग उसके फॉलोअर्स हैं जो उस पर यकीन रखते हैं वो उसको मज़ीद फॉरवर्ड करेंगे, पता चला बात जो है वो 2-3 करोड़ लोगों तक पहुंच गई, और आखिर में पता चला कि ये बात दुरुस्त नहीं थी। अब जब ये पता चलेगा कि ये बात दुरुस्त नहीं थी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ बिल्कुल भी एहतियात नहीं की जा रही, और बदकिस्मती से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सोशल मीडिया से मुतासर है, और सोशल मीडिया की चीज़ें बग़ैर तहकीक के वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल जाती हैं, और जब मेन स्ट्रीम पे चलती हैं तो फिर उसकी एक तरह के लोग ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है। जब तक वो सोशल मीडिया पे होती है उसे महज एक डिबेटिंग जो है वो उसको बना के रखा जाता है, लेकिन जब मेन स्ट्रीम पे आती है तो फिर वो तासुर जो है वो हकीकत में बदलने लगता है। तो ये अब मुझे नहीं पता ये सारी बातें, ये इल्ज़ामात, ये प्रोपेगेंडा है, क्या है इसमें, क्या हकीकत है, लेकिन वो एक फैल गया है, एक तासुर फैल गया है, और वो तासुर ज़ोर पकड़ता जाएगा जब तक कोई इसका काउंटर जो है वो प्रॉपर तरीके से ना आए और लोग कन्विंस हो कि हाँ नहीं ये बात नहीं थी, ये बात गलत थी।
ठीक है मदद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मसले में एक चीज जो कि फरामोश हो रही है, हमारी मुल्क की मईशत क्या हो रहा है। डॉलर ने आज 300 की हद भी अबूर कर ली, बल्कि ओपन मार्केट में तो 308 का भी फरोख्त हुआ। इसका बराह रास्त आवाम पे, आप पे, मुझ पे क्या असर होगा, इस पे बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाजरीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। बरादर इस्लामी मुल्क है मलेशिया, उसने दूसरी बार पीआईए के बोइंग तैयारे 777 को $4 मिलियन के वाजिबात की अदम अदायगी के बायस कोलालंपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया। इस पर कौमी फजाई कंपनी को PHX रजिस्ट्रेशन के मत मुतबादल के तैयारे के तौर पर मुसाफिरों को वतन भेजना पड़ा। एक दफा रुकिए यहाँ पे जरा और इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए कि माशाअल्लाह से इससे माली माशी नुकसान तो हो ही रहा है, इससे हमारे मुल्क का नाम कितना रोशन हो रहा है। ये किस कदर एक इज्जत अफजा वाली चीज है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क के तैयारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसके वाजिबात अदा कर सके। पीआईए के तैयारे को उड़ान भरने से उस वक्त रोका गया जब वजीर आजम शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर नवीद सुना रहे थे कि बदतरीन माशी बहरान खत्म और क़यामत हमारे सरों से गुजर चुकी है। जी हां, क़यामत अगर गुजर चुकी है तो जनाबे वाला ये फिर क्या है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर बयान में एक बार फिर माशी बदहाली का इल्जाम साबिक वजीर आजम इमरान खान पर थोपते हुए दावा किया है कि मईशत को मजबूत बनाने के लिए जो है वो मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुखलिसाना कोशिशें करते 1 साल हो गया है, लेकिन नाक से लकीरें निकालने के बावजूद अभी तक IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हुआ। और वजीर आजम ने आज एक मरतबा फिर आलमी मालियाती इदारे की खातून MD से रब्ता किया और मदद के लिए झोली फैलाई। अब जब झोली फैला दी गई, जब बेगर्स आर नॉट चूजर्स वालों ने मदद के लिए झोली फैला दी, तो जवाब क्या आया? उन्होंने जो जवाब दिया आपको बताता हूं। अब बात यहां खत्म नहीं होती। हुकूमत ने तमाम कड़ी शराइत और डू मोर करने के बाद बजट तजावीज भी IMF के साथ शेयर कर दी। हुकूमत को मुखलिसाना कोशिशें करते 1 बरस बीत गया है और शहबाज शरीफ के वो माशी जादूगर जो कहते थे कि IMF उनकी जेब में है और मुआहदा उनके बाएं हाथ का खेल है, वो माशी माहिर जो कहते थे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मुआहदा करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, अब IMF के नाम से ही आग बगूला हो जाते। सवाल गंदम, जवाब चना हो जाता है। हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशें कुछ यूं रंग ला रही हैं कि वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक फरमा रहे हैं कि रूसी तेल की पहली खेप आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि ज्यादा कार्गोज आएंगे तो निर्ख गिरेंगे। वही पेट्रोल जिसकी कीमतें बढ़ने पर मियां साहब उठकर चले जाते थे। ये हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशें ही थी कि उसने रमजान अल मुबारक में मुफ्त आटे के नाम पर 80 अरब उड़ा दिए, लेकिन फिर भी लोग आटे के पीछे भागते फिरते जिंदगियां हारते जाते थे। अरबों खर्च करने के बावजूद हुकूमत की यह स्कीम भी बदनाम हुई और इस पर बदनमानी के दाग भी लग गए। जबकि नैब हुकाम ने मुफ्त आटा स्कीम की इंक्वायरी के मामले पर पंजाब भर की फ्लोर मिल से आटे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों ने मुल्क की यह हालत कर दी है कि 1 साल में मुल्क की मईशत का भट्ठा बैठ गया है। डॉलर मुल्क के 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और आज के दिन ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए में ट्रेड हुआ है। महंगाई ने भी 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सिर्फ 1 साल में 16 से 45% पर पहुंच गई। महंगाई का तूफान पहले ही रुकने का नाम नहीं ले रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने शशमाही सर्वे पेश गोई कर दी है कि आने वाले महीनों में भी पाकिस्तान अफरात ज़र की लपेट में रहेगा। हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशें उल्टी पड़ रही हैं और पाकिस्तान की निढाल मईशत का आलम यह है कि तमाम माशी अशारिये मनफी में जा रहे हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर संभल नहीं पा रहे। मार्च 2022 से मार्च 2023 के अरसे में कर्ज में 14,109 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि जुलाई से मार्च बड़ी सनतों की पैदावार में 8.11% की कमी रिकॉर्ड की गई है। शुमाए किस्मत के शहबाज हुकूमत की मुबैना मुखलिसाना कोशिशें अवाम के गले पड़ रही हैं। इक़्तिदार से पहले ये लोग सब्ज़ बाग दिखाते थे कि वो आवाम के हालात बदल देंगे, लेकिन इक़्तिदार में आकर आवाम के हालात पहले से ज़्यादा अबतर हो चुके हैं और हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों से आवाम जिंदा दरगोर होकर रह गए हैं। इन लोगों ने आवाम के हालात ऐसे बदले हैं कि अब वो आवाम की बात पर चिढ़ रहे हैं, गैर कानूनी हथकंडों से हुकूमत से चिमटे हुए हैं और इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। इसहाक डार ने सहाफ़ी के सवाल पर सवाल किया कि क्या मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। आवाम पूछते हैं कि आलिजा और डिफॉल्ट कहते किसको है।
शहबाज शरीफ की हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर सवाल तो होगा, गुस्सा करने से मैशत बेहतर होती है, तो इसहाक डार साहब आप जरूर गुस्सा करें। हमें ज्वाइन किया इस वक्त डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने, सीनियर माहिर मैशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आज हमने देखा कि आज से 1 साल 3 महीने पहले यही डॉलर जो 300 से ऊपर का फरोख्त हो रहा है, 170 का हुआ करता था। सर, ये हमें जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज हैं, ये किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं? आखिर ये सिमत कौन सी है जहां पे हम जा रहे हैं? कोई डायरेक्शन नजर भी आ रही है? नहीं सर, देखिए आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया है। अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल तो मेरे ख्याल से हमारी जो मईशत की शरह नमू है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये -3 रहेगी, नेगेटिव होगी। और इस वक्त हमारी महंगाई खुद हुकूमत के मुताबिक 36.4% है, जो खत्ते के मुल्कों के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा है। रुपए की कदर आपने बात की, तो अगर पुरानी बात छोड़ दें, जुलाई से अब तक 80 रुपये फ़ी डॉलर कमी हुई है, 200 से 285 रुपया। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जो ओपन मार्केट है या मुतवाज़ी मार्केट या ग्रे मार्केट, वहाँ जो है 25 रुपये ज़्यादा है, यानी 310 रुपया। और यही वो चीज़ है जिसको IMF भी इस्तेमाल कर सकता है कि जनाब ठीक है, आपने इंटरबैंक में तो कंट्रोल किया, मगर मार्केट में तो 308 और 310 है, 25 रुपये का फ़र्क है। ये असल चीज़ परेशानी की बात है, क्योंकि साथ में सरमाए का फरार भी हो रहा है, फ़्लाइट ऑफ कैपिटल आप जिसे कहते हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें भी हो रही हैं। हालांकि डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है, लेकिन क्योंकि डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता अगर कभी पाकिस्तान करेगा, तो जब तक हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी नहीं होगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने जो कामयाबी हासिल की है, वो मौजूदा हुकूमत ने वो ये की है कि इसी से बेतहाशा इंपोर्ट्स कम की, बेतहाशा जो है तिजारती खसारा कम किया, जारी हिसाबात का खसारा कम किया, और उससे मईशत को जो है वो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से बचा लिया। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि मईशत को संभाला दे दिया है, मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन कर दिया है, तो वो शायद इसलिए सही नहीं होगा कि जैसे मैंने आपको बताया -3 तो है, लेकिन 2024 में भी 3% से ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं है। महंगाई जो है कि उससे मेरे ख्याल 24-25% रहेगी। तो मईशत इतनी ज़्यादा तबाह बर्बाद है, एक तो IMF से पैसे नहीं मिल रहे, दोस्त ममालिक जो है मज़ीद कमिटमेंट नहीं कर रहे, और फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत तेज़ी से जा रहा है। बेयकीनी की कैफियत है, लोग अपनी मुल्क की करेंसी पर एतमाद नहीं कर रहे, लोग बैंकों में जो डिपॉजिट रखे हैं उसके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। समंदर पार पाकिस्तानियों ने कुछ $2.5 अरब की रेमिटेंसेस कम भेजी हैं। क्यों उन्होंने कम भेजी है? इसलिए कि वो उसको हुंडी हवाले के जरिए भेज रहे हैं, जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो बरामदार आपकी $3 अरब गिर गई। तो फिर सवाल ये है कि बेहतरी तो नहीं आई, सिर्फ ये है कि जो लोग नारे लगा रहे थे, इमरान खान साहब या इवन जरदारी साहब या वज़ीर दिफा के हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई चांस नहीं था डिफ़ॉल्ट करने का, नहीं किया। चीन ने हमें यकीनी बनाया कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करें, हमारे दोस्त ममालिक ने बताया। लेकिन ये कामयाबी ज़रूर है कि उन्होंने मईशत को जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाने दिया, लेकिन मईशत को संभाला है। ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। कोई ऐसी इस्लाह नहीं की उन्होंने, कोई टैक्सों में कोई इस्लाहत नहीं की, और जो कुछ सख्तियाँ की हैं वो IMF के कहने से किया कि पेट्रोलियम मसनूआत को आपने दुगना कर दिया, पेट्रोलियम लेवी को आप 50 रुपये पे ले गए, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, गैस के नर्ख बढ़ा दिए, GST को 17 से 18% कर दिया, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी, तालीम का बजट कम कर दिया, सेहत का बजट कम कर दिया। तो ये तो सारा नेगेटिव है, लेकिन ये था कि डिफ़ॉल्ट से बचाने में कामयाबी ज़रूर हासिल की है। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF के कहने पर इक़दाम तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि ब्लैक इकोनॉमी को वाइट करो। सर, वो हम कर कैसे सकते हैं? उसका पाकिस्तान हुजम है कितना, उसकी डायरेक्शन क्या है? सर देखिए, बात दरअसल ये है, पहले हम ये समझ लें, पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें, फौजी हो, मौजूदा हुकूमत हो, सब इमरान खान की हो, पीपल्स पार्टी की हो, सब इस बात को यकीनी बनाते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जकड़े रहें, क्योंकि वो फिर जो आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालते हैं उसको IMF के खाते में डालते हैं, हालांकि वो IMF की शराइत नहीं होती। अमेरिका भी ये चाहता है कि हम IMF के प्रोग्राम से ना निकलें, जो है IMF भी चाहता है हम उसके प्रोग्राम से ना निकलें। तो इन तीनों का एक गठजोड़ है, इसलिए हम IMF के प्रोग्राम में रहते हैं। अगर आप भारत को देखें तो वो 1994 के बाद से नहीं गया, और उसका अब दुनिया में जो है मईशत में 5वां नंबर आ गया। बांग्लादेश जो है वो 2011 के बाद से अब 2023 में गया है, तो यूक्रेन की जंग की वजह से। हम न सिर्फ ये कि अभी हैं, अगले साल दोबारा हम उनके पास जाएंगे कि हमें 3 साल का मजीद कर्जा दे दें, हम उसके लिए बेचैन हैं। अब आपने दूसरा सवाल इसलिए जो किया, उसका पार्ट हमारी मईशत है अशराफिया की मईशत।
ताकतवर तबके हैं जिसमें पार्लियामेंट है, सियासतदान है, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, शरई अदालतें हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, ताजिर है, सनतकार हैं, अवाम है, प्रॉपर्टी माफिया है। सब ये चाहते हैं कि ताकतवर तबके हैं अपना फ़ायदा उठाएं, इख्तिदार के मज़े लूटें, अवाम के ऊपर बोझ डालें। कोई इस बात पर दिलचस्पी नहीं रखता कि पाकिस्तान को जो है वो निकालें परेशानी से। क्यों? क्योंकि अशराफिया को वो नहीं परेशान करना चाहते। मैं आपको बता दूं, दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है, अगर कोई चैलेंज मुझे करना चाहते हैं तो आपके प्रोग्राम में आके कर दे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। अच्छा, आज भी मैं टैक्स एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा, आज भी कौमी खजाने में एक पैसा जमा कराए बगैर लूटी हुई दौलत को न सिर्फ यह है कि आप सफ़ेद बना सकते हैं बल्कि मुल्क के बाहर भी भेज सकते हैं। लूटी हुई दौलत को बाहर भेजने की कानून आज भी मौजूद है, कोई हुकूमत उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुल्क से पैसा लूटा, हमारे मुल्क की बरामदात बढ़ाने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं जो आपका वाज़ेह हो जाएगा, $100 की अगर GDP होती है तो भारत एक्सपोर्ट करता है $21, हम करते हैं $9, यानी हमसे वो 2.5 गुना ज़्यादा। लेकिन हमारी रेमिटेंसेज जो हैं वो 9 हैं, भारत की 3 हैं, यानी रेमिटेंसेज उनकी हमसे 1/3 हैं, एक्सपोर्ट उनकी हमसे 2.5 गुना है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट के बजाय ये चाहते हैं कि लूटी हुई दौलत बाहर चली जाए, चोरी का पैसा वो हुंडी हवाले के जरिए यहाँ पर आए वापस, रेमिटेंसेस बैंकों के जरिए, जिस पर के 111 सबसेक्शन 4 है। $1 लाख का जो टीटी आती है चोरी के पैसे की वापस, उसमें 25 लाख रुपए टैक्सों का नुकसान होता है और वो पैसा फिर बाहर चला जाता है। अगर 4 साल में हुकूमत ये कह रही है कि $105 अरब की रेमिटेंसेज आई, उससे टैक्सों में तो नुकसान हुआ ही, अगर पैसा यहाँ रुका होता तो वो $105 अरब नज़र आता, वो तो वापस चला गया। तो बरामदात हम बढ़ाते नहीं है, तरसीलात जो है वो हम बढ़ाते हैं, सरमाए का फरार हम होने देते हैं। काला धन कम से कम 45,000 अरब रुपया मौजूद है। हुकूमत को कोई पूछा है, मैं पूछना चाहता हूँ, पहले भी पूछा है कि आपने किस खुशी में 5,000 रुपये का नोट रखा है, किस खुशी में 1,000 रुपये का नोट रखा है? क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग कैश का धंधा करें, इसीलिए आप विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम लेके आए। आप तो कहें कि जनाब बड़े से बड़ा नोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 का होगा। तो हमारी पॉलिसी यही है अशराफिया को नवाजने की, और कोई हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं है। मुकम्मल गठजोड़ है, जिसकी वजह से ये ख़तरा है। न्यू ग्रेड गेम के तहत हम कोशिश यही कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता मईशत को इतना दबाव बर्बाद कर दिया जाए कि न सिर्फ ये कि IMF की शराइत हों बल्कि अमेरिका की सियासी शराइत हों, जिसमें हमारा जौहरी प्रोग्राम, जिसमें पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाना, हमारी अगर दुनिया में अहमियत है तो हमारे जौहरी प्रोग्राम और हमारी सरहदों से है, जो चीन से मिलती है, जो अफगानिस्तान से मिलती है, जो ईरान से मिलती है। ये दुनिया की नज़र में खटक रही है। इस्लामिक तशक्कुस, पाकिस्तान की ताकतवर फौज, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब लूट मार है। ये 3-4 चीज़ें हैं, इन्हीं को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, इदारों का टकराव करके, बदनाम करके। और अगर मीडिया ये जिम्मेदारी ले ले कि आवाम को ये हक़ाइक़ बार बार बताए जाएँ तो शायद एक दबाव पड़ेगा, वरना तो मुझे अभी खदशा है कि 2024 में हम IMF के पास जाएंगे, फिर भी परेशानी से नहीं निकलेंगे, फिर भी अमेरिका की जो है वो सियासी शराइत माननी पड़ेंगी और बार बार हम जाते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये कि IMF एग्जैक्टली कहता क्या है? ये जो एक पोर्ट्रेल दिया जाता है कि जनाब जो कुछ हो रहा है IMF की वजह से हो रहा है, क्या ये सब कुछ करने को IMF कहता है? हमें महंगाई बढ़ाने को IMF कहता है? सर देखिए, IMF ये कह रहा है, जिसका मेरे पास हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, कि भाई आपने रुपए की कदर आज 285 रुपये इंटर बैंक, खुली मंडी में 308 रुपये है, वो 25 रुपये का जो फ़र्क है वो कहते हैं जी ये तो आपने मसनूई तौर पर 308 रुपये रखा हुआ है, मसनूई तौर पर। अच्छा। सॉरी 285, असल तो 308 है, तो आप उसको कम करें। हालांकि हमें IMF को ये बताना चाहिए कि जनाब वो 308 जो है मसनूई है, उसकी वजह है कि आईनी झगड़े हैं, कल को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, सरमाया, तो सट्टेबाजी हो रही है। ये जैसे ये हालात ठीक होंगे, ये आर्जी तौर पर 308 तक गया है, ये हम बताने में अगर कामयाब हुकूमत नहीं हो सकी है तो एक तो ये वो मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत आसान है, जो हुकूमत ने मान लिया है कि जो बजट है आने वाला है 9 जून को, वो उसकी तफसीलात हम IMF के साथ शेयर करें ताकि उस पर कोई एतराज़ हो तो बता दें, वो हमने मान लिया है। तीसरा ये था कि आपका जो शॉर्टफॉल थोड़ा सा जून तक है, दोस्त ममालिक से थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, वो पूरा कर लें, वो भी कोई हमारे लिए मसला नहीं है। मसला सिर्फ यही आ रहा है कि अमेरिका के ईमेल पर IMF जानबूझ के पाकिस्तान के साथ डिले कर रहा है कि हमारी मईशत इतनी तबाह हो जाए
कि IMF का कर्जा मिलने के बाद, अगला कर्जा मिलने के बाद, दोस्त ममालिक से मिलने के बाद भी हमारी मईशत 2024 में खतरात से ना निकले, अभी तक उसमें उनको कामयाबी हो रही है। ये कब ठीक होगा? जब 2-3 चीज़ें आप ठीक करेंगे। नंबर 1 कि आप इलेक्शन से पहले कानून साजी कर लें कि जनाब जो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है, जो 7,000 अरब रुपया सालाना कम आ रहा है, GST जिससे महंगाई बढ़ रही है, उसको जो है 18 से 7% पे लाना है। तालीम और सेहत का बजट जो है वो दुगना करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को ख़त्म करना है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करनी है और सरमाया का फरार कानूनी तौर से है, उसको नाजायज़ पैसे को रोकना है। अगर ये कामयाबी हम हासिल कर लेते हैं कानून साजी करके इलेक्शन से पहले, और उसमें ये हो कि अगर कोई हुकूमत उसको पूरा नहीं करती तो उसका इलेक्शन ख़त्म। दूसरा ये कि जो इलेक्शन फॉर्म होंगे उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो आदमी खड़ा इलेक्शन लड़ रहा है किसी पार्टी के बिहाफ पर, वो एक हलफनामा दे कि जी मेरी पार्टी ने ये एग्री किया है, अगर मैं इसमें पूरा नहीं करता तो मेरा इलेक्शन ख़त्म। और अगर मैंने माजी में कोई कर्जा माफ़ कराया है, जो उन्होंने बहुतों ने कराए हैं, वो आज पहले इलेक्शन से पहले उस कर्जे को बे मार्कअप वापस करें। अगर कभी उन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया है तो उसको वापस करें बे मार्कअप, यानी पहले ऑनेस्ट तो बने ना। तो अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो हम 2024 के बाद संभाल लेंगे, और अगर नहीं करते वही तमाशा होता रहेगा जो आज है, तो ख़तरात बढ़ेंगे जोहरी प्रोग्राम को भी और हमारे जो जोग्राफियाई सरहदों को भी। आवाम की तकालीफ भी बढ़ेंगी। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, उसका फ़ीकस आमदनी 2400 है डॉलर, फ़ीकस हमारी जो है 1600 है। उनकी बरामदात हमसे बहुत ज़्यादा है, उनके रिजर्व हमसे ज़्यादा हैं, तालीम और सेहत में वो हमसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है अपने शाहाना अखराजात और कैबिनेट का साइज़ बढ़ा रहे हैं और तरक्याती अखराजात में कटौती कर रहे हैं, और नेगेटिव से हमारे। तो इन चीज़ों को तवज्जो करने की ज़रूरत है आवाम के दबाव के साथ, वरना खुदा ना। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने जिस तरह से डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, हालांकि ठीक है फ्लाइट उसकी भी हो रही थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड था। ये कहते हैं कि हम दुरुस्त सिमत में लेकर जा रहे हैं। वो पहले वाली जो पॉलिसी थी वो गलत थी। इमरान खान की पॉलिसी किस तरह गलत थी जब डॉलर कंट्रोल में था, और इनकी पॉलिसी किस तरह ठीक है जब डॉलर फ्री फ्लाइट पर है? सर ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग फैक्ट्स को नहीं जानते। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब खुद या उनकी पार्टी के आदमी को चैलेंज करते। इस मुस्लिम लीग नून का जो पिछला दौर था उसमें 5 साल का औसत अफराती ज़र जो था वो 4.5% था, 4.5%। इन्होंने जो लेके चले गए थे ये 12.5 पे दे गए थे, 2.5 गुना ज़्यादा हो गया। लेकिन आप अगर IMF की रिपोर्टें पढ़ें और मेरे अपने पिछले बयान देख लें, उसमें हमने ये बताया था कि IMF ने ये कहा था कि जो 28 फरवरी का मुआहदा तोड़ा, जिसकी और वो पेट्रोल के दर उन्होंने कम किया, उसको रिवर्स करना पड़ा। तो ये हुकूमत जब अप्रैल में आई उस वक्त 13.8% महंगाई थी, 4.5 उनको विरसे में मिली थी। लेकिन जून में वो रिवर्स जो पेट्रोल के नर्ख किए वो जून में ऑलरेडी 21 हो चुकी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान की जिम्मेदारी है 4.5 से 21 और 21 से 36% पर ले जाना, ये मौजूदा हुकूमत की और स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक का बहुत बड़ा किरदार है। स्टेट बैंक तो अब मैं ये पहले कह रहा था 2022 में कि जनाब 2023 में अफराती ज़र 7% रहेगा, ये तो 36 हो गया। अब स्टेट बैंक ने अभी कहा कुछ माह पहले कि अगले साल 24 में वो रहेगा 5 से 7%, हालांकि वो 25 रहने वाला है। तो दोनों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। ये कहना कि इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया था, मैं दोबारा बता दूँ, 4.5 से 21% ले जाना इमरान खान की जिम्मेदारी है, और 21 से 36% एक साल के अंदर ले जाना वो शहबाज हुकूमत में, जिसमें इनके दोनों वज़राए ख़ारजा अब पूरी कैबिनेट शामिल है। इन्होंने सट्टेबाजी भी होने दी है, जो है उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार भी बढ़ा है जिसको तस्लीम किया गया है। उन्होंने GST को 17 से 18 किया है जिसको तस्लीम किया गया है। तो ये हक़ाइक़ हैं, कोई तब्दीली नहीं है। आप 2008 से ले लें, 99 से ले, मुशर्रफ हुकूमत ले लें, 1980 से ले लें, सब ने जो है ताकतवर तबकों को फ़ायदा उठा के मईशत को नुकसान पहुंचाया है। अशराफिया की मईशत, अब चूँकि अमेरिका का रवैया पाकिस्तान से बदल गया है, वॉर ऑन टेरर में उनको हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अब वो ज़रा ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। 2013 में नहीं कर रहे थे, इसलिए हम ज़रा ऐश कर रहे थे। ठीक है डॉक्टर साहब, इंतहाई मशहूर से आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ और बात सियासत पर होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ होंगे तलाल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासतदानों के अंदर अब एक नया नैरेटिव है जो कि पल रहा है। वो ये है कि अपने साथ वाले मुखालिफ का मुकाबला नहीं करना बल्कि उसको माइनस कर देना है। ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, और सबसे ज़्यादा शिकार होने वाली जमात है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार माइनस किया गया,
और करवाने वालों में उसका बेनिफिशियरी इमरान खान थे। यही वक्त इमरान खान पर आन पड़ा है। आज इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बेनिफिशियरी है मुस्लिम लीग नवाज। हम पूछेंगे तलाल चौधरी साहब से कि चौधरी साहब, क्यों एक ऐसी चीज, ये माइनस का फॉर्मूला, इससे आप भी गुजर चुके हैं। अब माइनस किया जाता है, आपको माइनस किया गया, इमरान खान को प्लस किया गया, अब आपको प्लस किया जाएगा, इमरान खान को माइनस किया जाएगा। आप इससे सीखते कुछ नहीं सर, क्यों कुछ नहीं सीखते? जब एक वक्त था आप अपोजिशन में थे, आप जेर अताब थे, आप क्या करते थे, हम माजियों की गलतियों से सीखेंगे और सीख चुके, हुकूमत ने आकर उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो सर आपने दोबारा वही गलती करना शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो इसको जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है तो उस वक्त ये सारी चीजें तर्क कर दी थी, मगर एक चीज का आपको फर्क करना होगा कि किसी को माइनस या प्लस नहीं करना चाहिए। खान साहब को जबरदस्ती प्लस किया गया, नवाज शरीफ को जबरदस्ती माइनस किया गया बेटे से ना तनख्वाह लेने पे। मगर अगर आपके अपने कोई करतूत या आपके काम या आपके गुनाह इतने हो और पाकिस्तान का कानून कहता हो कि ये आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता या इस पे सजा हो सकती है, तो वो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, बिल्कुल सादा से सवाल है, उसका जवाब दे देना चाहिए। बेटी के मामले में बेटी उनकी है या नहीं है, तो जाहिर क्यों नहीं की, नहीं है तो ये सारा कहानी क्या है। उसके बाद बात फॉरेन फंडिंग की है, बड़ी क्लियर है। स्टे ले ना, अगले ही दिन खुद जाएं, तशरीफ ले जाएं, उन्हें बताएं ये अकाउंट है 29-30, इतने अरब करोड़ रुपए थे, ये यहाँ खर्च किए हैं, ये मेरे से गलती हो गई है, ये बाहर से मैंने पैसे गैर कानूनी ले लिए। उसके बाद एक छोटा सा केस है तोशा खाना का, उसमें बता दें कि ये मैंने तहाइफ जो है ये जाहिर नहीं किए थे, और लोगों को तो सजा होती रही है 10-10 हज़ार रुपए का अकाउंट ना जाहिर करने पे, और अगर कोई अरबों जाहिर नहीं किए तो उसकी वजह बयान फरमा दे। और उसके बाद रही कि जिन्ना हाउस की जो आग लगी है उस पे था तो फला हो गया, गुस्सा आ गया, उस पे जाके क्लियर पोजीशन ले ले। अगर आप लगवाई है जो कि खान साहब के ने ही ये सारा उन्हीं ने इंस्टिगेट किया है, तो उसका जवाब दे दे। और उसके बाद फिर ये तो फैसला हो जाएगा कि उन्हें माइनस होना है कि नहीं होना। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि भी मादर पिदर आजाद छोड़ दिया जाए क्योंकि खान साहब हैंडसम है। खान साहब से साहब हो ही नहीं सकता, वो आग लगाए जना उसको, या वो पीटीवी पे कब्जा कर ले, या शलवारें टांगने सुप्रीम कोर्ट पे, या पार्लियामेंट की नहीं। लेकिन सर देखिए, माइनस करने का एक ही तरीका है, वो है अवाम के वोट के जरिए। अब ये जिस तरह इमरान खान माइनस हो रहा है, और ये आपका ही दिया हुआ फॉर्मूला है, अब जिस तरह इमरान खान माइनस हो रहा है, इलेक्शन हो इमरान खान माइनस हो जाएगा, इलेक्शन करवाएं आप नवाज शरीफ खुद ब खुद प्लस हो जाएंगे अगर होने हुए तो सर फिर अगेन आपने वही सहारा लिया, वही बेसाखियां आप अपना रहे हैं जो कल को इमरान खान ने आपके खिलाफ अपनाई थी। नहीं, मैं आपको दोबारा कोशिश करता हूं अपना आर्गुमेंट देने की, समझाने की। हम वो कोशिश कर ही नहीं रहे। पाकिस्तान के कानून में एक सर्टन क्राइटेरिया है कि फला आदमी पाकिस्तान में सियासत कर सकता है। अगर मेरे इस वक्त कंधे पे बंदूक हो और मेरे हाथ में कोई गोली हो तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे। मैं एक सियासी कारकुन हूं तो इसलिए ही सियासी जमात के साथ हूं। अगर मैं तशद्दुद का, दहशतगर्दी का रास्ता अपनाऊं तो मेरे साथ वही सलूक होगा किसी जमात के साथ जो तालिबान के साथ हुआ है। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपने हिसाब देना है 62 और 63 मौजूद है, उस पर पूरे उतरना है। और ये तो आप क्यों ये कह रहे हैं कि मेरा मतलब है कि इनको एक खास हासिल रहे, एक खास किस्म की इमदाद, यानी क्यों ये हिसाब ना दें फॉरेन फंडिंग का, क्यों ये हिसाब ना दें अपनी औलाद का, क्यों ये हिसाब ना दें तोशा खाना का, मिस डिक्लेरेशन ऑफ पेशेंट का, यानी इस पाकिस्तान के कानून से, या लिख दे उसके आगे ब्रैकेट में कि खान साहब के लिए कानून नहीं है, ये बाकी दुनिया के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बता दे, मैं आपका जवाब समझ गया सर, मुझे इस सवाल का जवाब दे दे। एक बात ये, क्या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? अगला कह रहा है जी मैंने नहीं कराई ये दंगे फसाद, आपने कोई इंक्वायरी की? नहीं की। एक दूसरी बात ये कौन सा कानून है कि एक बंदा गिरफ्तार होता है एमपीओ के तहत,
रिलीज होता है फिर गिरफ्तार हो जाता है, रिलीज होता है, आज अली मोहम्मद खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, फिर गिरफ्तार हो जाता है। जब तक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसकी जान नहीं छूटती। तो इसको क्या कहा जाएगा सर? और यही कुछ आपके साथ भी हुआ है सर, इसको क्या कानून की हुक्मरानी कहा जाएगा सर? इसको देखिए, मेरी गुजारिश सुन लें, क्या जिन्ना हाउस में आग पीटीआई के लोगों ने लगाई कि नहीं लगाई? उसकी एक फुटेज नहीं, उसकी दो नहीं, उसकी अपनी उनकी फेसबुक सोशल मीडिया के अकाउंट्स गवाह हैं, उनकी स्टेटमेंट्स गवाह हैं, उनकी लोकेशन से लेके सीसीटीवी फुटेज से लेके उसके बाद उनको उन मकामात पे किसने भेजा? पीटीआई के लोग लेके गए। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये सारे का सारा कहां प्लान हुआ? खान साहब की क़यादत। मुझे इतना कि अगर कोई पकड़ा जाए तो आग लगा दो, अगर कोई पकड़ा जाए तो कानून को हाथ में लो, क्योंकि खान साहब के लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने, किसी ड्रेस डिजाइनर ने और किसी बर्तन का बैग पकड़ने वाली ने वो कानून को हाथ में लिया है। तो वो क्योंकि यहाँ कोई नुकरानी चोरी करे तो वो गले, कोई जिन्ना हाउस को ये डिजाइनर जो है वो जाके जलाए, नहीं, वो तो बड़ी प्रिविलेज है, वो तो इंग्लिश बोलती है और उसको तो खान साहब पे क्रश था, इन लोगों को माफ कर दिया जाए। मेरा नहीं साहब, जो लोग, जिन लोगों ने ये हकीकत में किया है ना जी, उनको तो पकड़े। और ये तो पाकिस्तानी है। मुझे अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, ये मुझे ठीक है, को पकड़े हैं ना जी? नहीं तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये कौन सा कानून है? ये कहाँ लिखा हुआ सर? एक मैं आपके तवज्जुह से बात बता। अच्छा, I'm really sorry, क्वेश्चन अहम था बट काश मेरे पास मजीद वक्त होता। तलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म होना चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।